Yes, student. Today we are going to start Civics Chapter 2, Federalism. First of all, let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. जो हमने एग्जाम्पल पिछले चैप्टर में किया था. You would recall that one of the key changes made in the Constitution of Belgium was to reduce the power of the central government. जो उसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ था बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस कम कर दिया गया था एंड टू गिव दिस पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई. रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, पहले भी थी वहाँ पे वो. दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स बट all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. लेकिन वो पावर्स कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विथड्रॉ की जा सकती थी. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. अब 1993 में जो चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थी. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. श्रीलंका continues to be for all practical purposes, लेकिन श्रीलंका में अभी भी सेम यूनिटरी सिस्टम को ही फॉलो कर रहे थे, where the national government has all the powers. सारी पावर सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट के पास ही थी. तमिल लीडर्स want श्रीलंका to become a federal system, और वहाँ के जो तमिल लीडर्स से चाहते थे कि यहाँ फेडरल सिस्टम हो. Now the question is, what is federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units of the country. अब फेडरलिज्म क्या है कि जो जिसमें पावर को डिवाइड किया गया है सेंट्रल, लाइक हम इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. अब इतनी बड़ी कंट्री को एक सिंगल गवर्नमेंट गवर्न करे, नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए क्या किया गया कि सेंट्रल पावर को डिवाइड कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि किस में डिवाइड किया गया कि स्टेट को दे दी गई कुछ पावर्स, जिससे काम करना आसान हो गया. अब स्टेट, लेकिन अब उसमें भी क्या किया गया, अब अपने अपने उनके लेवल बना दिए. दोनों टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई, जो अपने अपने सब्जेक्ट्स पे अपने अपने उन पे सब्जेक्ट्स पे काम करेगी. सेंट्रल के अलग है, लाइक देखो जैसे कि सेंट्रल डिफेंस पे काम करेगी, फॉरेन अफेयर्स पे करेगी. अब और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द स्टेट, यानी कि उसके अपने अपने जो एरियाज को दिए हुए हैं, पुलिस पे काम करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों पे काम करना है. बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. ये अपने अलग बिना किसी ऊपर इनके ऊपर कोई ना कंट्रोल होते हुए, यानी कि दोनों ही इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता है. इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट. तो दोनों में डिफरेंस देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट में और फेडरलिज्म में. यूनिटरी में क्या है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government. The central government can pass an order to provincial or the local government. उन्हीं के कंट्रोल में होती सारी, एक ही सेंटर के, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट के लिए या लोकल गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर पास करती है. बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. और सबकी अपनी अपनी पावर होती है, वो किसी को एक दूसरे के लिए आंसरेबल नहीं होते हैं. बट बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. लेकिन दोनों ही गवर्नमेंट को जवाब किसको आंसरेबल किसके लिए होती है, पीपल को. नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फीचर्स क्या होते हैं. जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके मोबाइल के फीचर्स क्या है, आप क्या बताओगे कि ट्रिपल कैमरा, ड्यूल सिम, नोट स्क्रीन, या ये उसके फीचर्स हुए. तो इसी तरह अब हमारे फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या है. फेडरलिज्म अगर पूछा जाए उसके फीचर्स क्या है, क्या होता है उसमें, तो वो हम इस टॉपिक में करेंगे. नंबर 1, देर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. एक से ज़्यादा है, सेंटर, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट. नंबर 2, different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters
ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे मान लो डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, जैसे हम ही हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी, चाहे हम राजस्थान में हैं, पंजाब में हैं या महाराष्ट्र में हैं, अपनी अपनी स्टेट को तो हमें फॉलो करना ही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम फॉलो करते हैं। बट ईच टियर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, लेकिन सबका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन कह सकते हो दायरा होता है, जो किस में स्पेसिफाई किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है, और कौन से मैटर्स पे, चाहे लेजिस्लेशन का है या टैक्सेशन का है या एडमिनिस्ट्रेशन का है। नंबर 3, द jurisdictions of the respective level or tiers of government are specified in the constitution. So, the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. अब ये कैसे पता चलता है कि किसको कौन कंट्रोल करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट, किसकी ड्यूटी कौन सी है, किस गवर्नमेंट के अंडर आएगी। नंबर 4, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. अब मान लो कुछ भी चेंजेस, प्रोविज़न कुछ दिया गया है कि ये यूनिलेटरी यानी कि अकेले कोई भी एक लेवल अपने लेवल पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है, चेंज बाय वन लेवल, कोई एक गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं कर सकती। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी चेंजेस के लिए दोनों गवर्नमेंट की कंसर्न होना जरूरी है। नंबर 5, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज between different level of government in the exercise of their respective powers. अब हमारे जो फंडामेंटल लॉ एंड राइट्स है वो कोई एक गवर्नमेंट चेंज नहीं करती। हमने क्या, अब अगर मान लो कुछ भी प्रॉब्लम आती है कॉन्स्टिट्यूशन में या पावर्स को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो इंटरप्रेट या करने का सिर्फ एक ही जने को राइट है, वो है कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट, और वो एक अंपायर का रोल प्ले करती है अगर दोनों में कोई भी डिस्प्यूट होता है। देन नंबर 6, source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financially autonomy. अब सरकार के पास या गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। लास्ट, द फेडरल सिस्टम thus has a dual objectives to safeguard and promote unity of the country. अब इसके दो मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि एक अपनी कंट्री को यूनिटी बनाए रखना, यूनिटी बनाते हुए और उसकी क्या करना, उसको सेफगार्ड करना, ये मेन उसका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि देश की यूनिटी, एकता की सुरक्षा करना उसकी और उसे बढ़ावा देना। एंड वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और रीजनल डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग हर एक स्टेट का कल्चर वगैरह सब कुछ अलग है, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट या एकोमोडेट या बनाए रखते हुए सबकी रिस्पेक्ट करना।